हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी। दोस्तों, जब भी बात आती है भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में, तो हमेशा एक योजना हमारे दिमाग में और उस योजना का नाम नरेगा। कि हाँ, नरेगा, एमजी नरेगा के नाम को जानते हैं। हाल ही में सरकार ने बिल पास किया और बिल पास करके उस एमजी नरेगा जो योजना है उसका नाम बदल दिया गया है। साथ ही साथ उस योजना में कुछ आंतरिक बदलाव भी किए गए हैं। इसमें से एक प्रमुख बदलाव है जो फंडिंग स्ट्रक्चर होता है। पहले जो सैलरी होती है या मैं कहूं जो वेजेस जो मजदूरों को मिला करते थे वो 100% केंद्र सरकार दिया करती थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने कहा है मैं साथ सरकार अब 100% वेजेस नहीं देगी। जगह 60:40 का एक रेशियो फिक्स कर दिया गया। 60% जो वेज का पोर्शन है वो केंद्र सरकार देगी और 40% जो वेज है वो राज्य सरकार को देना होगा। बहुत सारी राज्य सरकार इससे ये भी कह रही है इससे हमारे ऊपर इस वेज का एक एक्स्ट्रा बर्डन डाला जा रहा है। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण बात है, जब नरेगा नरेगा जब यूज 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दी जाती थी। अब ये साल में 100 दिन कभी भी हो सकते। आप सोच, ग्रामीण क्षेत्र जहां पे प्राथमिक गतिविधियों में कृषि सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके हार्वेस्ट और सोइंग सीजन में अगर ये योजना चल रही हो या गांव के बहुत सारे लोग इस योजना में फुल हो, तो हार्वेस्टिंग और सोइंग कौन, फसलों को उगाएगा कौन और फसलों को काटेगा। बड़ी समस्या थी जिससे जो किसान लोग हैं वो मजदूरों किल्लत का सामना कर रहे थे। किसान ने या मैं कहूं सरकार ने इस बात को समझा, किसान की मजबूरी को, और सरकार ने कहा कि भाई हम लोग क्या करेंगे, इस योजना में एक प्रोविजन ऐड करेंगे जिसे कहा जाएगा एग्रीकल्चर पॉज। एग्रीकल्चर पॉज मतलब जब हार्वेस्टिंग सीजन होगा और सोइंग सीजन होगा तो ये योजना बंद हो जाएगी। हम इस तक रोजगार नहीं देंगे। एक किसान है वो मजदूरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तीसरा जो इस चेंज हुआ है वो जॉब कार्ड से संबंधित। जब पहले एमजी नरेगा में जॉब कार्ड की जो वैधता हुआ करती थी वो 5 साल की हुआ करती थी और अब जॉब कार्ड की वैधता घटा 5 साल कर दी। अलावा भी जो पेमेंट सिस्टम है और मॉनिटरिंग उसको ज्यादा डिजिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, हम आज बात करने वाले हैं मनरेगा से जी राम जी की। कि हाँ, जो नई योजना जो सरकार लेके आई है उसका नाम कुछ ऐसा ही है, तो मैंने लिखा है उसे राम जी। ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका का नया अध्याय हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मनरेगा से जा रहा है जी राम जी की। और चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं विकसित भारत 2047 का विजन और मिशन क्या है जिसके तहत ये सारे बदलाव किए जा रहे हैं। सबको पता है कि 1947 में हम आजाद हुए थे और इस 100 साल 2047 में पूरे हो जाएंगे। 2047 में भारत कैसे विकसित हो चाहिए, ये हमारा मिशन हमने लोगों ने स्टेब्लिश की। भारत सरकार का लक्ष्य 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। हमको एक डेवलप्ड कंट्री बनना है और इस लक्ष्य प्राप्ति हेतु ग्रामीण आमूल परिवर्तन आवश्यक है। भाई ऐसा नहीं हो सकता ना कि केवल शहर क्या हो जाए, शहर विकसित हो जाए। अगर शहर विकसित हो गए, ग्राम विकसित नहीं हो पाए, बिल्कुल जो डिवीजन आज हम कहते हैं भारत और इंडिया का जो डिवीजन है वो डिवीजन और बढ़ता हुआ चला। उस डिवीजन को करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ हो, आत्मनिर्भर और आधुनिक बुनियादी ढांचे से युक्त होने चाहिए हमारे गांव। केवल मजदूरी बल्कि कौशल आधारित आजीविका होनी चाहिए जिससे डिग्निटी के साथ वो लोग रह सके। भाई अगर आप नरेगा या एमजी नरेगा की अगर अपन बात करें, मनरेगा बात करें, तो इसमें साफ साफ लिखा गया था वर्क अनस्किल्ड वर्क पे लोग ज्यादा फोकस किए और लोगों ने कौशल विकास पे अपना ध्यान नहीं दिया। उस चीज
पढ़ने के लिए जी राम जी में बहुत सारे काम किए जाएंगे। पारदर्शी शासन और भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन, जो मैं आपसे कह रहा था कि ज्यादा डिजिटलाइजेशन करने की आवश्यकता है, जिससे जो भ्रष्टाचार हुआ है, जैसे लोगों ने जॉब कार्ड एक से ज्यादा बनवा लिए, जहां पे 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी, वो 50, बहुत सारी बातें, उन सब चीजों को भी हम लोग देखेंगे। चलते हैं, बात करते हैं नरेगा का कानून है। नरेगा का जो कानून आया था इस बीच 2005 से लेकर 2013, जैसे कहा जा सकता है यूपीए 2 के समय ये जो चीजें आई थी, बहुत सारे कानून आए थे, एक बार उसको देख लेते हैं। 2005 में बात हुई थी आरटीआई की, सूचना का अधिकार, जो पारदर्शी ये था, और इसी के साथ आया था राइट टू वर्क, मनरेगा का कानून। तो याद रखिएगा, मनरेगा का जो एक्ट है 2005 में आया, 2006 में आया एफआरए, फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम, 2009 में आया राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, और 2013 में आप देखोगे एनएफएसए, खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण अधिनियम। तो मुख्य कानून थे जो यूपीए 2 के टाइम पे आपको देखने को मिले थे। नागरिकों को सशक्त बनाना था और संवैधानिक अधिकारों के पूरक के रूप में ये लाए गए थे कि भाई संविधान में जो अधिकार दिए गए, जैसे राइट टू वर्क संविधान में तो दे दिया है, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल जहां पर राइट टू वर्क के बारे में बताया, लेकिन उस राइट टू वर्क को कैसे किया 2005 में क्या लाया गया, मनरेगा का एक्ट लाया गया। सबसे पहले नाम और दर्शन परिवर्तन, जैसे कीबोर्ड में F2 दबा के आप रीनेम कर सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे मनरेगा का नाम परिवर्तन किया जा रहा है। योजना नया नाम है वो है डीबी, डीबी अर्थात है विकसित भारत, और जी राम जी क्या है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। यहाँ पे भी एक आपको समझ, इस प्रकार से नरेगा जो था वो ग्रामीण भारत के लिए था, बिल्कुल उस प्रकार ये विकसित भारत जी राम जी जो है ये भी किसके लिए है, ग्रामीण भारत के लिए है। देशी में विस्तार, पहले जो नरेगा था, एमजी नरेगा जो था राइट टू वर्क के अंतर्गत आया था और उसमें केवल रोजगार की गारंटी थी। अब तो विकसित भारत जी राम है उसके उद्देश्य किया गया है केवल रोजगार से आगे बढ़कर अब आजीविका की सुरक्षा और कौशल विकास, इन दोनों पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बात है कि भाई आप कौशल विकास करोगे और लोगों की आजीविका भी क्या करोगे, सुरक्षित करोगे। तीसरा, दक्षता और पारदर्शिता। अब दक्षता मतलब आपको दक्षता, पारदर्शिता और ज्यादा प्रमाण, डिजिटलाइजेशन कर दो। जब ऑनलाइन होंगी उसमें करप्शन जो पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डिजिटल निगरानी और एआई के जरिए धन की दुरुपयोगिता जो हो जाता है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी देखो कैसे समावेश करते हैं प्रौद्योगिकी को हमारे डे टू डे काम में, और यहाँ पे गवर्नेंस में कहा जाता है ई गवर्नेंस। हमने देखा कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं विकसित भारत जी राम। अब एक बार विश्लेषण कर लेते हैं कि नरेगा और जी राम जी का। तो अब नरेगा में देखो तो रोजगार कितने दिन का मिल रहा था, 100 दिन का रोजगार मिल रहा था। अब कार्य दिवस बढ़ा के कितने, 125 दिन कर दी। फंडिंग जो नरेगा में 90 वो करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा जैसे जो भी सामान खरीदना है, मटेरियल था, उस फंडिंग में 75% योगदान किसका होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था। अब ये वितरण 60:40 कर दिया गया है। 60% अब भी कौन देगा, केंद्र सरकार देगी, 40% का राज्य सरकार देगी। अब यहाँ पे देखो तो राज्य सरकार के ऊपर बर्डन बहुत कम था, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार के ऊपर भी 40% का बर्डन डाल दिया गया है। जॉब कार्ड की वैधता पहले 5 वर्ष हुआ करती थी, अब उसको घटा के कितना कर दिया गया है, 3 दिया गया है, ताकि चीजों पे क्या करें, चेक रखा जा सके। और दंड अगर गड़बड़ी हुई तो दंड कितना था, पहले 100 रुपए था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 10,000 का कठोर दंड कर दिया गया है। तो ये दोनों का कंपेयर अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या बदलाव हुए हैं एमजी नरेगा और जो विकसित भारत जी राम है उसमें। फंडिंग मॉडल जो विपक्ष बना रहा है इस योजना का, जो वो है ये फंडिंग मॉडल, अनुपात, नया अनुपात हुआ है। अब इससे राज्यों की बढ़ जाएगी, कैसे, मनरेगा
सरकार वेतन और हिस्सा वहन करती थी, वेतन का और का 75% कौन देता था? केंद्र सरकार। नई योजना, राज्यों को 40% खर्चा स्वयं उठाना। पहले तो आप देख रहे हैं 25% खर्चा राज्य सरकार उठा, अब टोटल का कितना पड़ेगा। अब राज्यों को आर्थिक रूप से अधिक स्वायत्तता और उत्तरदायी बना, यही है सहकारी संघवाद, इसी को हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और इसकी चुनौती क्या है? बिहार, केरल जैसे राज्यों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। आपको पता है भाई, जो पहले टैक्स से वसूली होती थी, बाद राज्यों की कम वसूली, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा था कि जो भी कमी हो सरकार क्या करेगी, आपको उसका भुगतान कर देगी। जीएसटी की बात हुई थी, हालांकि उसका बहुत देरी कर रही है। तो केरल जैसे राज्य, बिहार जैसे अतिरिक्त बर्डन फेस करना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अब वित्तीय हिस्सा राज्यों का क्या है? 40% हो गया है। मनरेगा कमियां थी कि जिसकी वजह योजना या नई योजना लेके आनी पड़ी, उसका नामकरण करना पड़ा, उसका नया चेहरा लेके आना पड़ा। सबसे पहले श्री राम जी योजना लक्ष्य ऐतिहासिक समस्याओं को दूर। कौन कौन सी ऐतिहासिक समस्या मनरेगा? पहला, अकुशल श्रम, केवल गड्ढे खोदना, मतलब अनस्किल्ड लेबर है, मजदूरों का कोई विकास नहीं हुआ। भाई कोई गड्ढा खोद रहा है, कोई तालाब खोद रहा है, फिर कल को गड्ढा उसको भर दिया जाएगा, तो अनस्किल्ड जो काम था उससे क्या हुआ? कोई कौशल विकास नहीं हुआ। जो मजदूर है वो अपना खुद का कुछ बिजनेस कहीं और जाके जॉब कर सकते, नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार और लीकेज, फर्जी जॉब कार्ड और मस्टर रोल में गड़बड़ी के जरिए सरकारी धन की जबरदस्त फेक जॉब कार्ड बनाए, पैसा उठाया जा सके, सिर्फ का जॉब कार्ड है, ऐसा उठाया जा रहा है, सरकारी धन दुरुपयोग हो रहा था। क्षेत्रीय असंतुलन, राज्य जैसे तमिलनाडु को ज्यादा फंड मिला, जबकि जरूरतमंद जो राज्य यूपी कम मिला। मनरेगा में क्या रही? कमी रही। वही अब राम जी द्वारा इसे कैसे सुधारा जाएगा? देखो, नॉर्मेटिव आवंटन फंड चाहिए, इसका मतलब पहले राज्य तय कौन सा काम होगा, अब कहा जाता है बॉटम टू टॉप अप्रोच, चेंज कर दिया गया है, कर दिया गया, कैसी अप्रोच हो गई? टॉप टू बॉटम। अब डिसाइड करेगा हर चीज को, बताएगा राज्यों को 60 दिन का कृषि विराम, फसल के मौसम में काम बंद रहेगा ताकि किसानों को मजदूर मिल सके, कोई प्रोसेसर नहीं था। 3 वर्षीय कार्ड, नियमित अंतराल पर अब जॉब कार्ड बनवाने पड़ेंगे और अवधि घट कर दी है। एआई और जीपीएस, प्रत्येक प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी ताकि ये पता लग सके काम हो रहा है या कहा कितने मजदूर काम कर रहे हैं, ये काम किया जा सके, मॉनिटरिंग किया जा सके। क्या इस पे संघवाद पे कोई प्रभाव पड़ेगा? फेडरलिज्म पे कोई इंपैक्ट आए? योजना राज्यसभा का एक नया मोड़ है। आज से पहले केंद्र ज्यादा पैसा देता था, राज्य सरकार बहुत कम पैसा देती। अब केंद्र कह रही है कि नहीं, हम 60% पैसा देंगे, 40% का राज्य सरकार। इससे संघवाद पे कोई प्रभाव पड़ेगा? टकराववादी संघवाद, राज्यों का 40% नाम परिवर्तन को, भाई महात्मा गांधी जी, सबको लगता है कि यार ये चीज गलत हो रही। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि क्या ना और नाम थे। तो और दूसरी चीज ये कि 40% अब जो राज्य सरकार को करना है वो बर्डन हो जाएगा। केंद्र का तर्क है कि राज्यों की भागीदारी बढ़ने से योजना के क्रियान्वयन में ओनरशिप और जवाब, भाई अगर आप आओगे तो आप उसका ज्यादा ध्यान रखोगे, आपकी जवाबदेही ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी बढ़ गई। पहले आप केवल 10% का हिस्सा, अब आप तो ये सारी बातें कौन कर रहा है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी वो, ऐसे तमिलनाडु में गरीबी आबादी को आप देखोगे तो केवल 1% से कम है, लेकिन फंड का कितना हिस्सा था? 15% हिस्सा। पे यूपी और बिहार दोनों को मिला लें अपन तो वहां गरीब जो जनसंख्या है वो करीब कितनी
45%, और वहां पे फंड का कितना परसेंट, 17%। संगति योजना के तहत जी राम जी योजना जरूरत आधारित है, बेस्ड आवंटन किया जाएगा कि भाई तमिलनाडु को अगर कम की जरूरत कम दिया जाएगा, बिहार को ज्यादा की जरूरत तो ज्यादा दिया जाएगा। अब इसमें आप पॉलिटिकल एंगल ढूंढ सकते हो। तकनीकी और जियो टैगिंग, अब प्रत्येक जो प्रोजेक्ट होगा उसके रियल टाइम मॉनिटरिंग जा सके, रियल टाइम पे वहां पे चीजें, प्रत्येक फोटो के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। तो अब अपलोड आपको करना होगा, जो भी आपने काम किया क्लिक करनी पड़ेगी, और जब आप फोटो क्लिक करोगे तो साथ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देंगे, जिसको हम कहते हैं जियो टैगिंग उसको जाएगी। एआई के जरिए डुप्लीकेट फर्जी मस्टर रोल की पहचान हो जाएगी। भाई एआई पहचान कि कोई दो फोटो सेम तो नहीं है, या कोई पहले के काम की फोटो, ये आर्टिफिशियल काम कर लेगा ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। शौचालय और आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की डिजिटल मैपिंग हो पाएगी, ताकि सरकार को ये पता लग पाए कि जब हम बात करते हैं भारत अभी बात करते हैं रोग मुक्त भारत की, तो ये शौचालय बहुत जरूरी है। जब हम हमारे छोटे की बात करते हैं आंगनबाड़ी बहुत जरूरी, पर सरकार फंड तो दे रही है, लेकिन नीचे क्या इमारतें बन पा रही है नहीं बन पा रही है, प्रॉपर क्लीन पा रही है नहीं हो पा रही, इसके लिए ये जो तकनीकी सुदृढ़ीकरण किया बहुत ही ज्यादा अच्छा। भुगतान ढांचा एनपीसीआई और एबीएस, अब ऑनलाइन क्या होगा, भुगतान होगा एबीपीएस आधार बेस्ड बैंक खाते और तेज भुगतान आधार लिंक का प्राथमिकता दी जाएगी। भाई आपका जो अकाउंट है वो आधार से लिंक होगा तो आपको बहुत जल्दी पैसा मिल जाएगा, तो पेमेंट में दिक्कत हो सकती है, इसे एबीपीएस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। एनएसीएच गैर आधार, जिनके पास आधार नहीं है उनके लिए वैकल्पिक बैंक भुगतान व्यवस्था की गई। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी आधार नहीं है, लिंक नहीं है, उनके लिए दूसरी व्यवस्था की गई है। एनपीसीआई जो हमारा जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया जो है, क्या होगा, भुगतान होगा, नहीं तो इसमें पारदर्शिता भी ज्यादा रहेगी। बात करते हैं मालिक सब और श्रेणी के बारे में। योजना में हाशिए पर खड़े वर्गों के लिए विशेष रंग के जॉब कार्ड, एकल महिलाओं, दिव्यांगों को, ट्रांसजेंडर के जॉब कार्ड उनके अलग अलग होगा बाकी लोगों के मुकाबले। जॉब आवंटन में वरीयता जो एक दोष है पहले प्राथमिकता ज्यादा जरूरत, 1/3 महिला आरक्षण, कुल कार्यों में कम से कम 33% महिलाओं की भागीदारी कार्य है। हम लोग एक और काम कर सशक्तिकरण, कौशल विकास भी हम कर पाएंगे, तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो अच्छा हो रहा है। अच्छा, अब इस योजना में सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, इसकी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में खराब इंटरनेट काफी कमी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जो डिजिटल डिवाइड है वो बहुत बड़ा है। जब हम बात करते हैं भाई आप मॉनिटर कर लोगे, रियल टाइम मॉनिटर, तो जियो टैगिंग करना मूलभूत है इंटरनेट की। बहुत सारे गांव आज भी भारत में इंटरनेट छोड़ो मोबाइल नेटवर्क अभी वहां पे नहीं, वहां पे ये सब चीज पहली चीज। जब हम बात करते हैं कि हर चीज हम ऑनलाइन कर देंगे, तो ऑनलाइन का है या नहीं ये हमें पता चाहिए। 40% को लेकर राज्यों की असहमति है कि अब ज्यादा बर्डन हो जाएगा, आपकी क्या जाए सॉल्व कैसे। तकनीकी सत्यापन में जटिलताओं के कारण वेतन संभावना, जब बात करते हैं आधार बेस्ड पेमेंट होगा, तो हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जो आधार से भी लिंक नहीं है, और उनके लिए जब अलग व्यवस्था की आप बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, विलंब होगा। टॉप डाउन मॉडल से ग्राम सभाओं के अधिकारों की कटौती का डर। भाई पहले क्या हुआ करता था, पहले ग्राम सभा डिसाइड हमें कहां तालाब बनाना है, तो अब जो बॉटम टू टॉप अप्रोच है वो चीज हो गई, टॉप टू बॉटम अप्रोच ये कहा जा सकती है, उसमें क्या हो रही है, कटौतियां रही। अच्छा, ये जो भी गांधी जी का दर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है गांधी जी? लोकतंत्र ये प्रत्येक गांव के लोगों द्वारा चलाया जाना चाहिए। गांधी जी का कोट आप यूज कर सकते हैं। गांधी जी का ग्राम स्वराज ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर आधारित श्री राम जी योजना आजीविका
बढ़ाया गया है। गांधी जी तो ये बात कर रहे हैं कि जो गांवों को क्या करने की जरूरत है, सशक्त करने की जरूरत है। और जी राम जी भी क्या कह रहा है कि भाई आजीविका हम लोग कौशल विकास पे कार्य करेंगे। तो गांधी जी के दर्शन को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे देखा जाए तो अनुच्छेद 40 जो है राइट टू वर्क है आपके पास, अनुच्छेद 43 है कि सभी कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी लिविंग वेज चाहिए और जीवन स्तर सुनिश्चित करना है। ठीक, लिविंग वेजेस चाहिए। अनुच्छेद 43 43 क्या कह रहा है, पोषण और जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के, तो इन तीन आप देख सकते हो 41 43। अब बात कर लेते हैं कौशल विकास की। आप इसके इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बस शारीरिक श्रम गरीबी दूर पर्याप्त नहीं है। ये आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण है, जो इकोनॉमिक सर्वे, मजदूरों को वेल्डिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन आदि का प्रशिक्षण जरूरत है, जिससे वो मजदूरी जब उनको काम कर सके, कौशल की जरूरत है। मजदूरों को भविष्य में पड़े वह स्वावलंबी बने। तो जब आत्मनिर्भर भारत की बात बनते हैं तो आत्मनिर्भर भारत केवल चाइना से प्रोडक्ट खरीदना बंद, आत्मनिर्भरता का मतलब ये भी है आपके पास सरकार जो आपको कार्य दे रही है, 100 दिन का जो काम दे रही है, अब 125 दिन का काम दे रही है, के अलावा आप अपना कैसे व्ययन करोगे, तो उसके लिए आपके पास कुछ कौशल होना चाहिए। उस कौशल के आप क्या कर सकते हो, चला सकते हो। गांव में ही काम मिले और शहरों की ओर पलायन कम हो। स्ट्रेस जो माइग्रेशन कहां से, विलेज से लेके शहरों की ओर, गांव से शहरों की ओर, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। भाई शहरों में लोग कब आते हैं, जब गांवों में काम नहीं मिलता। अब ये तो हो गई ग्रामीण रोजगार की बात। अब क्या शहरी रोजगार की भी, अभी जी राम जी तो गांवों तक शहरी गरीब, ये क्या किया जा रहा है, सेंट्रलाइज अर्बन एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। ये क्या है, ट्रेनिंग है, शहरी के काम किया जा रहा है डी मॉडल में। दूसरी चीज जो हमारे पास है वो है जॉब स्टैम्प सिस्टम। इसके तहत स्थानीय संस्था, लाइब्रेरी, पार्क हैं, उसमें सेवा के लिए टोकन या भुगतान किया जाए। अभी शहरों के लिए मॉडल और स्टैम्प जॉब पे, स्टैम्प जॉब शास्त्री हैं, शहरों के लिए सरकार के नवीन का सुझाव दिया है कि भाई शहरों में भी इस प्रकार का कोई रोजगार की योजना होनी चाहिए, ताकि शहर में जो लोग हैं उनको भी क्या मिल जाए, रोजगार की गारंटी। कानूनी, आज से कुछ दिनों पहले की बात की जाती तो ये क्या था, तब तक तो ये, अब क्या बन चुका है, अधिनियम पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, राज्य जाएगा, और राज्यसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंट टाइम मिल गया, ये अधिनियम बन जाएगा। मुख्य परीक्षा की अगर बात की है तो आपको क्या क्या चीजें इस न्यूज से हमें सीख, पहला तो है संघवाद। क्या राज्यों के पास 40 आर्थिक का नियंत्रण, पहले राज्य सरकार या जो लोकल गवर्नमेंट है वो डिसाइड, संघवाद जो स्ट्रक्चर है होना चाहिए। कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट जिसको हम कहते हैं, क्या अधिकार आधारित ढांचा अब गारंटी आधारित मार्केटिंग में बदल रहा है, लाभार्थियों पर इसका क्या प्रभाव पड़े में आपको जानकारी होनी चाहिए। और डिजिटल गवर्नेंस, उसके बारे में आपको चाहिए। तो ये तीन चीज अगर आप समझ पा रहे हो इस न्यूज, आप यूपीएससी में, राम जी मतलब विकसित भारत जी योजना केवल एक नाम परिवर्तन नहीं, नई दिशा है जिसमें बहुत सारे अच्छे काम, केंद्रों को राज्यों के को सुनना चाहिए। तो भाई अगर कोई राज्य ऐसा है जो कह रहा है कि नहीं यार हमें दिक्कत है, तो केंद्र सरकार को कुछ ना सॉल्यूशन भी जरूरत है। योजना को कौशल विकास योजना के साथ जोड़ा जा सकता है, विकास करना है तो हमारे पास पहले से कौशल विकास की योजना क्रिएट करके आगे बढ़ाया जा सकता है। तकनीक का उपयोग कब मजदूर के हित में हो, ना के खिलाफ। ऐसा काम कर लिया और उसको पैसा नहीं मिला, हित में हम लोग काम करना चाहते हैं, पारदर्शिता बढ़ाना चाहते हैं, दक्षता बढ़ाना चाहते हैं, सिस्टम है सारे। तो ये बात ध्यान रखनी होगी कि भाई हम टेक्नोलॉजी का जो उपयोग कर रहे हैं वो उनके खिलाफ ना हो जाए, बल्कि उपयोग के लिए होना चाहिए। ग्रामीण
साकार होगा, हम लोग विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ जाएंगे, का सपना है। उम्मीद करता हूं कि ये जो डिस्कशन था आप काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा। संघवाद फेडरलिज्म के और योजना में क्या क्या है, मुझे बताइएगा। आपको सेशन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।